गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग करने वाले हैं मेगा रिवीजन 2, दैट इज लास्ट के क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट को रिवाइज कर लिया था फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिवीजन किया था। आफ्टर दैट करेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर्मूला ऑफ करेंट, ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स सी आज के क्लास में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब्लिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। एंड देन सेकेंड टॉपिक होगा आफ्टर दैट ओम्स लॉ। थर्ड, ओम्स लॉ के बाद हम लोग कवर करेंगे रेजिस्टेंस, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड टॉपिक होगा जिसमें कि सीरीज एंड पैरेलल ये। एंड फोर्थ, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस के बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, एंड देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट के बाद आ जाता है आपका पावर, फिफ्थ। तो पावर पे द एंड हो जाएगा। ये हम लोग का टारगेट है, इतना हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सो मोस्टली मैंने बोला था कि आप लोग रिवीजन करके आइएगा। होपफुली आप लोग करके आए होंगे रिवीजन। सो आज खत्म हो जाएगा, सुबह होपफुली आज खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जब भी ऑफलाइन मिलेंगे, और ऑफलाइन मिलेंगे तो नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड इसका सिंपल मतलब है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम लोग बात करें कि ये होता क्या है, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, बोले तो जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है। अब जो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो वर्क होता है, दैट वर्क इज ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, है ना। कोई भी काम होगा तो बिना एनर्जी का तो काम हो नहीं सकता है। अब जस्ट इमेजिन करिए कि अगर कोई आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसके विसिनिटी में अगल बगल लेट से कि कुछ इस पॉइंट पर, यहाँ पर आपने कोई एक चार्ज रख दिया, आपने रख दिया Q। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इससे है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, है ना। रिपेल करेगा तो ये क्या करेगा, चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा, जस्ट लाइक मैग्नेट, है ना। इमेजिन करिए, अगर हम लोग चार्ज बॉडी को तो इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, पर आप मैग्नेट को तो इमेजिन कर सकते हो कि एक मैग्नेट आप यहाँ पर रखे हो, दूसरा मैग्नेट है, और आप उसको नजदीक लेके गए और चार्ज ला करके छोड़ दिया, तो छोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिपेल होगा और दूर भागेगा। मैक्सिमम वो कितना दूर जा सकता है, है ना।
ये तब तक भागेगा जब तक कि इसका एनर्जी जीरो ना हो जाए। ये चार्ज तब तक भागेगा जब तक कि इसका एनर्जी जीरो ना हो जाए। कौन सा एनर्जी, कौन सा एनर्जी होगा इसके पास? इसके पास अभी अगर कुछ नहीं है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में ये रेस्ट में है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा। ये तो श्योर शॉट है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। अब जैसे ही हम लोगों ने इस चार्ज को छोड़ा, जैसे ही हम लोगों ने इस चार्ज को छोड़ा, ये चार्ज ऑटोमेटिक भाग गया, ये चार्ज ऑटोमेटिक भाग गया। ये भागा क्यों? इसके पास एनर्जी कहां से आया होगा? कौन दिया होगा इसको एनर्जी? वो एनर्जी दिए होंगे ये भाई साहब जो चुपचाप बैठे हुए हैं ना, ये वो एनर्जी सप्लाई किए होंगे इस चार्ज को, तभी जाकर के ये यहां से भागा होगा। तो इसके पास जब काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो और कौन सा पोटेंशियल, और कौन सा एनर्जी होगा इसके पास? और वो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये सीधी सीधी भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अदरवाइज जो डेफिनेशन वाला तरीका है वो तो है ही, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट नियर द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फिर से बोलूं, द वर्क डन, ये इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर के आने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट नियर द टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज, जिसका टेस्ट आप करने जा रहे हैं उसका टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो कुल मिला जुला करके ये क्या है? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए के बराबर। आई बात समझ में? क्या यहां तक किसी को डाउट है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी, मैंने इसी को उल्टा बोला, मैंने समझाने के लिए इसी को उल्टा बोला। मैं बोला कि अगर आप किसी पॉइंट पर चार्ज को रखें और जब इसको छोड़ देंगे तो ये तब तक भागेगा जब तक कि इसका एनर्जी जीरो ना हो जाए, है ना। और वो कौन सा पॉइंट होगा? दैट इज द इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी मतलब चांद तोड़ के लाना है ना। या इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी का मतलब कि आप चले जाइए जितना दूर तक जा सकते हैं, ब्रह्मांड के उस पार से चार्ज को लेकर के आइए, नहीं। इन्फिनिटी का मतलब है एक छोटा डिस्टेंस और एक बहुत बड़ा डिस्टेंस। जस्ट इमेजिन करिए 1 mm के लिए 1 किलोमीटर इन्फिनिटी के बराबर ही है। 1 mm के लिए 1 किलोमीटर इन्फिनिटी के बराबर ही है। आई बात समझ में, है ना। अब 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर, अब इसके लिए 1 मीटर भी इन्फिनिटी के बराबर है। आई बात समझ में? सो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि इमेजिन करने लगे आप किसी बहुत दूर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका चीज इतना छोटा सा है तो इसके लिए इन्फिनिटी इतना बड़ा इन्फिनिटी ही कहलाएगा। अगर आपका एक डायमेंशन 1 मीटर का है तो उसके लिए 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर वो इन्फिनिटी के बराबर ही होगा। तो वैसा ही कुछ है कंपेरेबल डिस्टेंस। अगर आप इस चार्ज को छोड़ेंगे तो ये चार्ज ऑटोमेटिक भागेगा कहां पर? इन्फिनिटी पर। या इसी को रिवर्स कहा जाता है हमारे किताबों में कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट नियर द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये जो वर्क डन इन्फिनिटी टू ए है, अगर इसी को मैं यहां पर लिख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वर्क डन इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय, आपने किस चार्ज को लेकर के आया है? इस चार्ज को, तो पर यूनिट चार्ज Q इज इक्वल टू, ये किसका पोटेंशियल दे दिया? दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट तक लेकर के आएंगे वो
दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पोटेंशियल। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, इसका वर्ड मीनिंग ही इसका आंसर है। डिफरेंस का मतलब अंतर, मतलब दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में क्या अंतर है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे यहां पर इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन करिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज आपने यहां पर रखा जो कि इसके नजदीक है। लेट से सम, अगर ये ए पॉइंट है तो मैं बोल देता हूं आर ए, डिस्टेंस पर मैंने रखा। और एक जो चार्ज है ये क्यू चार्ज है, और दूसरा चार्ज को मैं कहाँ रख रहा हूँ, बी पॉइंट पर रख रहा हूँ। तो मान लीजिए कि इसका जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, कुछ है आर बी डिस्टेंस तक है, ये आर बी डिस्टेंस तक है। अब मैंने दो चार्ज रखा, क्यू यहां पर भी रखा, क्यू यहां पर भी रखा। आप इमेजिन करिए और बताइए कि दोनों में से कौन सा चार्ज ज्यादा दूर भागना चाहिए, ए वाला कि बी वाला? ज्यादा दूर कौन भागेगा? अगर दोनों में से छोड़ देंगे तो सबसे ज्यादा दूर कौन भागेगा? नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं? कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? ओके तौफीक, वेरी गुड, वेरी गुड बादल। ओके, शुभम टू का कहना है बी भागेगा, ए, वेरी गुड। सो ए भागेगा, क्यों? क्योंकि आप चार्ज को जितना नजदीक लाएंगे उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना? इसका मतलब इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, ये ज्यादा दूर तक भागेगा, इसका मतलब इसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगा। ये कम दूर तक भागेगा, इसका मतलब इसके पास एनर्जी क्या होगा, कम होगा। आप नीचे से पत्थर फेंकिए, जो ज्यादा एनर्जी वाला होगा सबसे ऊपर जाएगा, जो कम एनर्जी वाला होगा वो कम ऊपर जाएगा। तो करस्पॉन्डिंगली ए के पास ज्यादा एनर्जी है, ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, बी के पास कम एनर्जी है, ये कम दूर तक ट्रेवल करेगा। आई बात समझ में? तो मैं कह सकता हूं कि ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है। पोटेंशियल का मतलब क्या? क्षमता, हमारी कार्य करने की क्षमता, हमारा कैपेसिटी कितना है। ए के पास कैपेसिटी ज्यादा है काम करने का, ये ज्यादा दूर तक जा सकता है। बी के पास कैपेसिटी कम है काम करने का। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? तो वी ए माइनस वी बी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। और एक ट्रूथ है इसमें, फैक्ट ये है, नोट भी कर लीजिए कि एक्चुअल में किसी, बट ऑलरेडी बी ऑलरेडी ए से दूर है। अच्छा, बी ए से ऑलरेडी दूर है, ये ठीक है, लेकिन जब आप छोड़ोगे, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पहले से यहां पर है, यहां पर है, मतलब बहुत दूर है, जहां पर इसके वजह से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। इमेजिन करिए, अब इस चार्ज को हम छोड़ भी देंगे तो ये क्या कर सकता है? क्या ये मूव करेगा? ये मान लो पहले से ही इन्फिनिटी पर, क्या ये मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके वजह से उसका कोई एनर्जी नहीं, उसके पास कोई एनर्जी है ही नहीं। इसको दूर भागने के लिए एनर्जी चाहिए ना, भागेगा तो वर्क करेगा, वर्क करेगा तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इसके पास कौन दे रहा होगा? कोई नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फिनिटी पर है। इसको एनर्जी कौन दे रहा होगा? ये दे रहा होगा। इसको भी एनर्जी कौन दे रहा होगा? यही दे रहा होगा। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा? इसके पास होगा। अगर आप ऐसे इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो देखिए, ऐसा समझिए, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग को आप प्रेस करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगाता है, यस और नो? स्प्रिंग को आप फोर्स करेंगे तो वो रिपल्सिव फोर्स, बाहर की तरफ फोर्स लगाता है।
बिल्कुल। अच्छा, शुभम कह रहा है कि जो एनर्जी दे रहा है उसका एनर्जी तो खत्म होगा ना। देखो एनर्जी, अब यही चीज थोड़ा सा इसमें ये है समझ वाली चीजें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम कमिंग बैक। सॉरी। ओके। हाँ, क्या बोल रहे थे कि जिसका एनर्जी खत्म हो जाएगा। देखिए एनर्जी जो है ना, अभी स्पेस में, अभी थोड़ा सा आप और आगे जाइएगा तो समझिएगा। लेट्स नॉट डिस्कस दैट टॉपिक कि इसका एनर्जी क्यों खत्म नहीं होता है। बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दे ऑल आर एसोसिएटेड विद द फील्ड थ्योरी। ये सारी चीजें भी डिस्कस हुई होंगी स्टार्टिंग में। इसके पास एनर्जी है, ये अपना एनर्जी उसको दे देगा, तो इसका तो खत्म हो जाना चाहिए ना। पर नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो उसके पीछे एक अलग से थ्योरी आया, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो ये वो चार्ज नहीं है जो सब कुछ कर रहा है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वो फील्ड सब कुछ कर रहा है ना। ओके। सो वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल क्लास 12th में। उसका एनर्जी खत्म नहीं होगा, बस आप इतना ही समझ लीजिए। सो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग दे दिया गया, स्प्रिंग को, ये जस्ट लाइक ये एक स्प्रिंग होगा। क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग इसको कंप्रेस करते जाएंगे, जैसे जैसे इस चार्ज को कंप्रेस करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, जैसे जैसे आप इस ब्लॉक को कंप्रेस करते जाएंगे, है ना। एक पॉइंट आ गया बी पॉइंट, ये वो पॉइंट है, ये बी पॉइंट। आपने और कंप्रेस किया ए पॉइंट। अब बताइए, ब्लॉक को बी तक कंप्रेस करेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा कि ब्लॉक को ए तक कंप्रेस करेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा। आई होप कि शुभम आपको पॉइंट ये क्लियर होगा। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सिचुएशन है ना। यस। ए तक कंप्रेस करेंगे, क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और जितना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसके अंदर, और जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। बहुत सारी टर्म्स हमने एक साथ में इस्तेमाल कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा, है ना। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर मैं ये एक नोट बोल रहा था, नोट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ पॉइंट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले भी बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ पॉइंट इज नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट। मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया ना कि पोटेंशियल ऑफ वी ए पॉइंट, ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू इक्वल टू क्यू, है ना। तो यहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, किसको माना है, इन्फिनिटी को, है ना। बिना इन्फिनिटी का ये काम नहीं चलेगा। आई बात समझ में। तो किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट नहीं होता है, जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर, कि सही ये बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। ठीक उसी प्रकार द सेम वे पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है, जैसे आप अपने घर पे हो, आप अपने घर पे हो, मैं बेगूसराय में हूं। अगर मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है,
आप हमसे क्या बोलोगे? आप सब लोग अलग अलग जगह पर हो, क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेगूसराय का रेलवे स्टेशन कितना दूर है, व्हाट विल बी योर आंसर? जस्ट गिव मी योर आंसर। एक रफली आपको जो आइडिया लगे, किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जो आपको एक आइडिया लगे, व्हाट विल यू थिंक फर्स्ट? अगर मैं बोलता हूं कि से आपसे बेगूसराय का रेलवे स्टेशन कितना दूर है, क्या आप मुझे डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं? रॉकी, अप्रोक्सीमेट 20 फ्रॉम योर पोजीशन, मेरे से नहीं है 25। बिल्कुल बिल्कुल, यही क्वेश्चन मैं सेम चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपसे पूछे कि कोई किसी पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, तो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। जैसे कि रेलवे स्टेशन का दूरी एब्सोल्यूट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूं। मेरा ओरिजिन क्या है, मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, क्या वो डॉन बॉस्को स्कूल है, या फिर आपका गांव है, या फिर कोई और दूसरा कोई लोकेशन है। ये सब जगह अलग अलग है। आपने ओरिजिन बदला, आपका डिस्टेंस बदल जाएगा। सिमिलरली, पोटेंशियल इज नॉट एब्सोल्यूट। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, नहीं कह सकता हूं। ये मैं कब कह सकता हूं? जब मुझे एक रेफरेंस पॉइंट होगा। और आमतौर पे नॉर्मली हम लोग इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। तो ये हमेशा याद रखिए कि एट इन्फिनिटी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला ले लीजिए, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अगर वी बी के जगह पर, अगर बी के जगह पर इंफिनिटी लिख दूं, इफ दिस विल बिकम इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? वी ए बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। मेरी बात समझ में आई या नहीं? हम लोग इंफिनिटी के कंपेयर में लेते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि हाँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल ये 10 वोल्ट है या 20 वोल्ट है ना। लेकिन अगर किसी दो पॉइंट के बीच में लेंगे तो नहीं होगा। और इसी दो पॉइंट के बीच को हम लोग कहते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अंकित खुराना ने हैंड रेज किया है, बोलिए अंकित। कुछ तो बोला, पता नहीं, समझ में नहीं आया क्या बोला, आवाज ही नहीं आया मेरे पास। अंकित, नो आइडिया, पता नहीं, कुछ बोल नहीं रहा। क्या ये बात समझ में आई कि पोटेंशियल डिफरेंस, ओके ओके, कुछ नहीं है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा? दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हालांकि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस यहां पर छुपा हुआ ये है कि इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है। अदरवाइज मैं इसको ऐसा ही लिखता, दिस इज नथिंग बट द वी ए माइनस वी इंफिनिटी। चूंकि ये जो टर्म है दिस इज 0, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज वी ए। तो एवरीथिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस, नथिंग इज एब्सोल्यूट। I hope this point is clear. So this is called as potential difference, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इज द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल V से, ठीक है। इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, किसी भी पॉइंट पर, डिवाइडेड बाय चार्ज Q। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। सो जूल पर कूलम इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल। SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल।
पोटेंशियल, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्ट, ठीक है। तो जूल पर कूलम कहिए या वोल्ट कहिए, बात एक ही है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है तो हम लोग नॉर्मली जो टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज वोल्ट, ठीक है। बिल्कुल 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 अन्य इसको वोल्ट भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ा है इसलिए, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल यहीं पर खत्म नहीं होता है। दिस टर्म पोटेंशियल इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्रेविटेशन ऑल्सो। ग्रेविटेशन में भी वापस से आप लोग पोटेंशियल पढ़ोगे, बस वहां पर इलेक्ट्रिक की जगह पर आ जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल, है ना। मैग्नेटिज्म में भी पढ़ोगे, वहां पर इलेक्ट्रिक की जगह आ जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, है ना। हमारे अंदर कितना क्षमता है काम करने का। अगर मैं 10 केजी का बोझ उठा करके मैं इसको 10 मीटर फेंक सकता हूं, तो मेरा जो पोटेंशियल है दैट इज 10 केजी, यही है पोटेंशियल। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग टर्म्स बनता है। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड दैट विल बी डोनेटेड इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज, और वी कैन से दैट जूल पर कूलम। ओके, सो आई होप यहां तक ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद था ओम्स लॉ। लेट्स स्टार्ट विद द ओम्स लॉ। किसी को इसमें डाउट है तो कुछ बोल सकता है, अदरवाइज वी विल मूव। ओम्स लॉ क्लियर? ओम्स लॉ, चलिए। ओम वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके और कुछ पता किया, और वो ये था कि दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो कहने में बहुत ही आसान है, लेकिन बेचारे का जिंदगी गुजर गया ये चीज पता करते करते। तो उनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, वो ही एक्सपेरिमेंट याद करिए, मैंने आपको बताया था। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में भी आपको ये दिया है। एक्सपेरिमेंट बाय ओम, या एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को कहा जा सकता है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, जो ओम्स ने किया था। वेरीफाई ओम्स लॉ, बेसिकली ओम ने किया गया था, उन्होंने एक सर्किट तैयार किया, है ना। सर्किट इन द सेंस नॉर्मल अपना टेबल वेबल सजाया, उस पर बैटरी लगाया सब कुछ, और उन्होंने एक सर्किट तैयार किया लाइक दिस वन। ये एक इधर हो गया, इसके बाद इधर से जोड़ दीजिए, इसको एक बैटरी दे दीजिए। एक्चुअली दिस इज सेल, इसको एक और जोड़ देते हैं तब ये बैटरी हो जाएगा। नाउ इट इज बैटरी। तो इसको हमने बैटरी दे दिया, और बैटरी के साथ यहाँ पर एक थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे कि यहाँ पर एमीटर जोड़ दिया जाए, एंड यहाँ पर ओपन पॉइंट रखा था उन्होंने, ओपन पॉइंट कुछ इस तरह से कि जिससे कि रॉड को हम लोग कनेक्ट कर सके। तो हियर इट इज ओपन पॉइंट, लेट्स नेम इट एज ए एक्स एंड दिस इज एज ए वाई, ओके। और यहाँ पर उन्होंने एक एमीटर जोड़ दिया। रिमेंबर एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, while voltmeter always connected in parallel। तो ये यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर्ड बाय, जिस डिवाइस से मेजर करते हैं दैट इज वोल्ट मीटर, मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर always connected in parallel, connected in parallel with resistance, पैरेलल अक्रॉस टर्मिनल लिख दीजिए, अक्रॉस टर्मिनल। जिस भी टर्मिनल को आपको फाइंड आउट करना है उसके पैरेलल में आपको ये वोल्ट मीटर लगाना पड़ता है। सो एमीटर जब भी होगा ये सीरीज में कनेक्टेड होगा। पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव विल बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विथ नेगेटिव। तो ये दोनों ही केस में सेम है। अब उन्होंने क्या किया, अच्छा इस सर्किट है तो एक स्विच होना जरूरी है भाई, ये यहाँ पर हो गया स्विच,
ठीक है, इन्होंने फिर लिया एक 2-4 कैटेगरी के रॉड, है ना। तो apparatus रिक्वायर्ड में आप लिख सकते हैं यू नीड अ वोल्ट मीटर और यू नीड अ वेरिएबल बैटरी, you need a key here, do the labeling, and an ammeter, ठीक है, एंड ये 2 पॉइंट। अब ओम्स ने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे मटेरियल्स को एक साथ में अरेंज किया, क्या किया, अरेंज किया, बहुत सारे मेटल्स लिए। जैसे जो कैटेगरी उन्होंने डिवाइड किया, पहला कैटेगरी था कि सेम लेंथ होना चाहिए, या पहले ले लेते हैं सेम क्रॉस सेक्शन और सेम मटेरियल भी उन्होंने सेम रखा, बट डिफरेंट लेंथ रखा, है ना। ऐसे 4 रॉड ले लिया, लेट से 4 रॉड ऐसे ले लिए। फिर ऑप्शन बी में रखा सेम लेंथ, सेम मटेरियल, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, हम बैटरी को भी वेरिएबल क्यों रखेंगे अनुराग, बिकॉज वी विल चेंज द वोल्टेज सो डैट कि एम्पियर में रीडिंग आना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने जब भी एक रॉड लगाया, यहाँ पर अटैच किया, तो हम वोल्टेज बढ़ा करके भी तो चेक करेंगे ना कि क्या वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ाया और इधर करंट घट गया तो वोल्टेज बदल के देखना पड़ेगा ना। वोल्टेज वेरिएबल का मतलब आप नंबर ऑफ सेल इसमें बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। सो ऐसा करके देखो, इसमें आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम मटेरियल, डिफरेंट लेंथ। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सेम लेंथ, सेम मटेरियल, बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसका भी हम लोगों ने 3-4 रॉड ले लीजिए, इसका भी। फिर कैटेगरी सी बनाइए कि सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, बट डिफरेंट मटेरियल, तो थर्ड कैटेगरी में आ गया, उसका भी 4 रॉड ले लीजिए। वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, यस ऑलवेज, यस रॉकी। देखिए हमने बोला कि जो पोटेंशियल जो हम लोग मेजर करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बशर्ते कि बस यहाँ पर जो वन ऑफ द पोटेंशियल इज 0। वी कैन चेंज पोटेंशियल डिफरेंस टू व्हाट? ऑफ कोर्स वी कैन चेंज पोटेंशियल डिफरेंस, श्योर। आप डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। नहीं, अरे एक चार्ज लिया यहाँ पर ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, अब इन दोनों को बी पॉइंट को खींच के यहाँ से यहाँ पर लेके चले आओ, अब बी पॉइंट यहाँ पर होगा, तो हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, बदल गया। वी कैन चेंज, ऑफ कोर्स वी कैन चेंज, ओके। सिंपल अगर कहा जाए तो आप इसमें बैटरी जोड़ के और कम करके उसका पोटेंशियल बढ़ा सकते हो। आप मैंने बोला हाँ वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, क्या बोला रॉकी? अनम्यूट करके बोलिए ना फटाफट जल्दी से, जो भी डाउट है, डोंट वेस्ट ऑन टाइम ऑन टाइपिंग, फटाक से बोलिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार विदाउट लेंथ को बढ़ाए हुए, मतलब कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाए हुए? यस सर। हाँ, बैटरी ऐड कर दीजिए ना उसमें, जैसे टॉर्च का सेल कैसे रहता है, 1 बैटरी डाला, 2 बैटरी डाला, 3 बैटरी डाला, 4 बैटरी डाला। अब लैपटॉप का क्या होता है, लैपटॉप का 4 सेल होता है, 6 सेल होता है, 4 सेल, 6 सेल, ये 2 तरह का मार्केट में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये भी लैपटॉप चला लेता है, ये भी लैपटॉप चला लेता है, बशर्ते कि हमने 1 सेल बढ़ा करके इसका क्या कर दिया, एनर्जी बढ़ा दिया इसका। तो आप वोल्टेज भी इंक्रीज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। प्लेट्स का बीच का डिफरेंस बढ़ा दीजिए, बैटरी का प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, या नंबर ऑफ प्लेट बढ़ा दीजिए। 12 वोल्ट का बैटरी आता है, 24 वोल्ट का बैटरी नहीं आता है, आता है, नंबर ऑफ प्लेट बढ़ा दीजिए, पोटेंशियल बढ़ जाएगा।
सो दीज आर द कॉम्बिनेशन जो कि ओम्स ने तैयार किए थे। ऐसे बहुत सारे रॉड लिए, अब समझो कि ये कितना कॉम्बिनेशन बना होगा। सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, कभी आयरन, कभी सिल्वर, कभी एल्युमिनियम, कभी कॉपर, तो कभी लकड़ी, अलग अलग तरीकों के चीज, प्लास्टिक वगैरह वगैरह सब चीज ला करके रखे होंगे। ये कितने दिन तक एक्सपेरिमेंट चला होगा। और फिर उन्होंने डिसाइड किया क्या कि आप जब वोल्टेज बढ़ाते हो, जब हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो जो करंट है ना, करंट ये भी इंक्रीज कर जाता है। करंट आल्सो इंक्रीजेज when we increase the voltage, current also increases when all the physical parameters are constant। अब ये क्या है यार, all the parameters are constant? फिजिकल पैरामीटर से कहने का मतलब ये था कि आप जिस जगह पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि से आपने आयरन के रॉड के समय टेम्परेचर रखा 30 डिग्री, जब एल्युमिनियम का टेस्टिंग करने लगे तो टेम्परेचर कर दिए 60 डिग्री, और फिर बोलोगे कि करंट दोनों में सेम ही था। तो ऐसा नहीं है। आप जो इन्वायरमेंट है उसको एक बराबर रखिए। 30 डिग्री आयरन के लिए है तो 30 डिग्री एल्युमिनियम के लिए भी रहेगा, 30 डिग्री आपका जिंक के लिए भी रहेगा, 30 डिग्री कॉपर के लिए भी रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि से आप एक को 30 डिग्री पर मेजर करिए और दूसरे को 40 डिग्री पर मेजर करिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ओम्स ने एक बहुत ही भारी भरकम स्टेटमेंट दिया था, और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको फेमस है ओम्स लॉ से, है ना। ये चूंकि नियम था उस समय लॉ बन गया ये ओम्स लॉ। ठीक है, ये वो नियम है सर। एक देश का संविधान का नियम सिर्फ उस देश के लोग पालन करते हैं, और ये वो फिजिसिस्ट, पढ़े लिखे विद्वान साइंटिस्ट के द्वारा खोजा हुआ बनाया हुआ नियम है, जिसे कुदरत भी मानने से इनकार नहीं करती है। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ऐसा नियम बनाओ जिसे सब लोग माने, चाहे चाहे या ना चाहे। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, स्टार्ट ऐसे ही होता है, स्टेट्स दैट क्या कहता है, द करेंट इन ए कंडक्टर, करेंट इन ए कंडक्टर is directly proportion to, conductor is directly, डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज applied across terminal if all, या ऐसे कर सकते हैं at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। ठीक है, लो भाई हो गया ब्लैक। तो ये है ओम्स लॉ। ओम्स ने यही कहा कि आप जो करंट जो कंडक्टर में फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जो आप इसके टर्मिनल के क्रॉस जो आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो इनके स्टेटमेंट से एक लॉ डिड्यूस हो गया, दैट इज द करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज अप्लाइड, एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज V के जगह पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के जगह पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया, वो था रेजिस्टेंस R, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। R is the resistance, this is nothing but the proportionality constant of ohm। लेकिन ये वो रेजिस्टेंस था जो कि करंट के साथ, मटेरियल के साथ ही बदल जाता था, लेंथ बढ़ाते बढ़ जाता था, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते घट जाता था। तो इन सारे चीजों पर ये वेरी करने लगा, तो इसके ऊपर भी उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया और बताया कि दिस इज नेम्ड एज व्हाट, रेजिस्टेंस।
दिस इज नथिंग बट द करेंट। करंट का यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस का यूनिट इन्हीं के नाम पर ओम, और V तो है ही, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें, देखो एक ग्राफ भी उन्होंने बनाया था, और वो ग्राफ कुछ ऐसा था, स्ट्रेट लाइन था, दिस इज V वर्सेज I ग्राफ। V versus I graph, slope of this curve gives what? Resistance. The slope is equal to resistance. ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्लोप ऑफ VI कर्व क्या देता है, तो ये हमें देता है रेजिस्टेंस। याद रखिएगा ये VI कर्व है तब अगर ये IV कर्व हो गया, अगर ये कर्व कुछ उल्टा हो गया, यहाँ पर I लिख दिया और यहाँ पर B लिख दिया, तो यहाँ पर ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप हमें देगा 1 बाई रेजिस्टेंस, कुछ इस तरह से। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस के बारे में देख लीजिए। ओम्स के हिसाब से रेजिस्टेंस हम लोग उसको कहते हैं जो करंट के फ्लो को रोक ले। रेजिस्टेंस मीन्स विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया विच अपोजेज द प्रॉपर्टी बाय विच। मैं डेफिनेशन फुल ऑन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। द प्रॉपर्टी बाय विच मैटर अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। मेन मकसद यही है, फ्लो ऑफ करंट को जो रोकता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, है ना। So almost all material offers resistance, ठीक है। सारे के सारे मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, पर कुछ इसमें से टर्म्स है जिसको हम लोग बोल देते हैं सुपर कंडक्टर, जो कि जीरो रेजिस्टेंस माना जाता है, पर उसका भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही होगा, ऑलमोस्ट जीरो तो होगा ही नहीं, है ना। ऑल मटेरियल ऑफर्स रेजिस्टेंस, है ना। इट माइट बी लो, इट माइट बी हाई। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कौन कौन सा फैक्टर पे ये डिपेंड करता है? तो सबसे पहला है वो है मटेरियल, है ना। और जो मटेरियल के वजह से जो रेजिस्टेंस आता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसके वजह से आता है? मटेरियल के वजह से आता है। दूसरा शुभम, ओके, सॉरी नेटवर्क चला गया था। तो हम लोग थे कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, दैट डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ, LENGTH।
तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ। ओके, सो ये तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको जो फॉर्मूला मिल जाएगा वो रेजिस्टेंस का, दैट इज नथिंग बट R इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया ए। साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी ओम्स नहीं बताया था, तो आप ओम का तो नाम याद रख सकते हो ना, रेजिस्टेंस के बारे में भी ओम नहीं बताया था, जॉर्ज साइमन ओम नाम है शायद टोटल। सो ये हो गया रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, और ये हो गया इसका यूनिट ओम। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जांपल कराए हैं, नोट्स आप लोग देखिएगा एक बार। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, रो भी तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये रो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल ही है। ओके, सो ये मैं क्या बोल रहा था, हाँ, लेंथ को अगर आप डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, अगर आप एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा कर देंगे कोलिजन बढ़ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो जो है ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, तो हर एक मटेरियल का रो का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, इट इज पॉसिबल, करेक्ट। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ भी डाउट होगा इस बीच में आप पूछ लीजिएगा, स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया वो आप पूछ सकते हो। सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, अंकित, सुपर कंडक्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, एज रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये जो मटेरियल वाला जो केस है ना, दिस इज आल्सो रिलेटेड विथ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। लीनियर रेजिस्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन लीनियर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये टेम्परेचर पे भी वेरी करता है। चौथा पॉइंट विच अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में ये भी डाल दीजिएगा, टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, सर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अनुराग टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्लियर। सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस देखिए, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह का था, नॉर्मली हम लोगों ने तीन तरह का पढ़ा है। एक था जिसको हम लोग कहते थे सीरीज कनेक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है पैरेलल कनेक्शन, है ना, और तीसरा जो इन दोनों में से कोई नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन, है ना। तो ये तीन तरह का क्वेश्चन नॉर्मली हाई लेवल कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछा जाता है। सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन का मतलब हो जाता है कि अगर रेजिस्टेंस में करंट सेम जाएगा, अगर रेजिस्टेंस में करंट सेम जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन, और इंड से इंड भी जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो ऐसा पता चला कि करंट सेम जाएगा तो लो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और ये एक दूसरा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, इसको भी जोड़ दिया, चाहे इसको कर दीजिए 4 ओम, बैटरी कर दीजिए या 8 ओम के, 8 वोल्ट के, और यहाँ पर बैटरी कर दीजिए 4 वोल्ट के। अब करंट इसमें भी 2 एम्पियर जा रहा है और इसमें भी 2 एम्पियर जा रहा है, तो करंट दोनों रेजिस्टेंस में तो सेम है, पर क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं, ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इंड टू इंड कनेक्टेड, तो ये इंड से इंड कनेक्शन होना चाहिए, तब जाकर के इसके अंदर जो करंट का वैल्यू होगा, अगर वो करंट सब जगह सेम है, अगर वो करंट सब जगह सेम है, I1 = I2 = I3 = I, तब जाकर के हम लोग कहेंगे
कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है R1, R2 एंड R3। इसका एक फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट निकालने का। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। जरूरी नहीं कि ये 3 के लिए ही है, आप यहाँ पर अनलिमिटेड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इसका एक खासियत यह है कि R इक्विवेलेंट is always greater than any of the individual resistor, any of individual resistor। अगर आपने सीरीज में ऐड किया है तो आपका घर का जो रेजिस्टेंस है किसी भी एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस से वो ज्यादा ही होगा। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि 2, 3, 4 कुछ ऐसा है, तो 4, 3, 7, 2, 9। अब ये 9 4 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है। इसका मतलब R इक्विवेलेंट हमेशा किसी भी एक जो कंज्यूमर है, एक जो रेजिस्टेंस है उससे हमेशा ज्यादा ही होगा R इक्विवेलेंट। ठीक है। दूसरा इसमें जो चीज है कि अगर कोई एक अप्लायंस सीरीज में कनेक्टेड है, अगर वो खराब हो गया तो इसके आगे का फोर्स फुली खराब हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल वे ऑफ सप्लाई है, एक ही रास्ता है करंट जाने का, बाकी कोई और रास्ता नहीं है। यहां से पूछता है डेरिवेशन। डेरिवेशन पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी लास्ट के कुछ सालों में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बट स्टिल यू कैन वॉच। आप देख सकते हो हमारी पुरानी वीडियोस को या नोट्स को, आपको मिल जाएगा इसका डेरिवेशन भी। नेक्स्ट है सीरीज के बाद पैरेलल। सीरीज के बाद पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में क्या आता है? पैरेलल कनेक्शन में यहां पर जो होगा ये भी इंड टू इंड ही कनेक्टेड होगा, बट वोल्टेज विल बी सेम। उसमें क्या था? करंट सेम था। यहां पर क्या हो जाएगा कि द वोल्टेज विल बी सेम। ये दो रेजिस्टेंस है, ये जोड़ दिया। आप लोग तो जानते ही हो, बच्चे जैसा खेल है ये। यहां से करंट आया, यहां से करंट गया, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ये तो श्योर है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के V इज कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस सेम है, तो ये जो R1 होगा और ये जो R2 होगा, ये दोनों को दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएंगे। सो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसा अगर बहुत सारा होगा तो 1/R3 प्लस ये सो। ये याद रखिएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट होता है, यहीं पर मिस्टेक कर जाता है लोग, 1/R इक्विवेलेंट नहीं देखता है। घर के डोमेस्टिक वायरिंग में जो हम लोग इस्तेमाल करते थे वो पैरेलल कनेक्शन इस्तेमाल करते थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में जो R इक्विवेलेंट होता है, R इक्विवेलेंट दैट इज लेसर देन द एनी ऑफ R इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का ये छोटा वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग कोई भी सो R इक्विवेलेंट इज लेसर देन R इंडिविजुअल। कोई भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर इसको प्रेफर भी करते हैं। दूसरा फायदा ये है कि मान लीजिए कि अगर एक कनेक्शन खराब भी हो गया तो ये वाला सप्लाई मेंटेन रहता है, इधर से करंट का सप्लाई मेंटेन रहता है। ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। जब भी इस तरह का कोई दिक्कत होगा, देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास कोई भी बड़ा सा सर्किट दे दिया जाए, आप उसका नामकरण करते जाइए, नाम बदलते जाइए और चेक कर लीजिए कि किसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है, डिफरेंट है, ये सब पता चलते जाएगा, है ना। कुछ जैसे मान लीजिए ये सर्किट हो गया, ये एक सर्किट हो गया ऐसा, कोई भी रेजिस्टेंस अगर आपको दे दिया जाए तो जहां तक आपका प्लेन वायर है वहां तक पोटेंशियल सेम होगा, ए पॉइंट, है ना, ये ए पॉइंट। जैसे ही बीच में कोई भी रेजिस्टेंस आएगा, नाम बदल दीजिएगा, बी पॉइंट, बी, यहां पर भी क्या, बी, बी। जैसे ही यहां से ये इस रास्ते में गए, इसका पोटेंशियल बदला, आप नाम रख दीजिए इसका सी, ठीक है। अब ये बी से इस रेजिस्टेंस के पास आएंगे तो इधर जाएंगे तो भी ये डी, यहां से इधर जाएंगे तो भी ये पॉइंट डी। अब ए से आ जाइए, ए बी सी डी, ये वाला रेजिस्टेंस पार करेंगे, इसका नाम रख दीजिए ई, और इसको क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिक इस पॉइंट का डी। अभी आप देख रहे होंगे कि सबका नाम बदल चुका है, सबका नाम बदल चुका है। अब यहीं पर एक टर्म आ जाता है शॉर्ट सर्किट करके भी, कभी कभी क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है ना, और यहां से एक ऐसा प्लेन वायर जोड़ दिया, एक प्लेन वायर जोड़ दिया। अब अगर आप नामकरण स्टार्ट करिएगा तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, अब इधर जाएंगे तो बीच में रेजिस्टेंस, और इधर जाएंगे तो बीच में खाली, तो ये पॉइंट भी ए, ये पॉइंट भी ए, ये पॉइंट भी ए। और इस थ्योरी के हिसाब से जाएंगे तो यहां पर नाम बदलना चाहिए था बी, है ना। लेकिन क्या बी और ए दो अलग अलग पॉइंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में स्ट्रेट वायर लगा हुआ है, इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट वन इज डॉट इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। The next one is called as व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या हो जाता है। व्हीटस्टोन जैसा इसका नाम है वैसा कुछ है नहीं, व्हीटस्टोन गेहूं कंकड़ ब्रिज, है ना। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि जिधर से करंट आता है, ये आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, और ये यहां से डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस वन। ओके, ये कुछ ऐसा आया, ऐसा। अब इसमें बोला ये जाता है कि जिधर से करंट आया, इसमें से कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, मतलब करंट दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला लेफ्ट वर्जन है, ये राइट वर्जन है, तो ये हो जाएगा R1, इसको मान लेता हूं R2, ये R3, और ये R4। R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये रेशियो फॉलो होता है, अगर ये रेशियो फॉलो होता है, देन दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू दिस पोटेंशियल। इसका मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, दैट विल बी जीरो। इनका बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो इनके बीच में आप कोई भी सर्किट लगा दीजिए, उसका कोई भी मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस से क्रॉस करने के बाद पॉइंट नेम चेंज होता है, बिल्कुल अनुराग, रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद पॉइंट नेम बदल दिया करिए। लेकिन कब बदलेंगे? जब आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट नहीं हो तब। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक रेजिस्टेंस ले लिया और इसको आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आप ऐसा ही समझिए ना कि अगर कोई करंट आता है
एक तरफ जाने पर उसको अपोजिशन मिलेगा और एक तरफ वो फ्रीली मूव कर जाएगा, तो किधर जाना पसंद करेगा वो? जिधर वो फ्री रहेगा उधर, जिधर उसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा वो उधर से करंट सारा का सारा मूव कर जाएगा। इधर से क्यों जाएगा? इधर से जाना ही नहीं चाहेगा, है ना। तो जब भी कोई भी सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब रेजिस्टेंस आएगा तो आपका नाम बदलेगा नहीं, है ना। तब तो आपका दोनों एंड पर, रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर सेम नाम आ जाएगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। सो वी टेस्टोन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। मैं दूसरे कंडीशन में, अगर मैं करंट का सप्लाई कुछ इधर से देता हूँ, येलो कलर से देखिएगा, अगर मैं करंट का सप्लाई इधर से देता हूँ और इधर से बाहर निकलता है, तो देन ये मेरा लेफ्ट राइट हो गया, ये लेफ्ट और ये मेरा राइट, तब जाकर के जो हमारा रेशियो बनेगा R1 डिवाइडेड बाई R3 शुड बी इक्वल्स टू R2 बाई R4। अगर ये रेशियो बराबर है तो ये हम लोग बोल देंगे कि वी टेस्टोन ब्रिज हो गया। उस केस में ये दोनों पोटेंशियल सेम होंगे, ये दोनों पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्या किसी को कुछ डाउट है? एनीवन हैज प्रॉब्लम? यहां तक कोई समस्या? वैसे आप लोगों का टाइम तो हो चुका है, बट एक 5 मिनट और लगेगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ओम्स लॉ हो ही गया है ना। जस्ट अ मिनट, लिंक जरा भेज दो। अब नेक्स्ट कौन सा रिवीजन करना है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? दैट विल बी योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो जूल थे उन्होंने इस चीज का मतलब इस चीज के बारे में बताया था कि जो कोई भी करंट होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, एंड दैट हीट इज इक्वल्स टू proportional to a square of the current and directly proportional to resistance of the circuit and time of application। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट ये क्या होता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहां से निकल करके आता है हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर, है ना। तो कोई भी हीटिंग प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है, डेराइव कैसे होता है? ये डेराइव हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम द पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q से। W इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू V, V इज इक्वल टू हो जाता है I इंटू R, है ना, और चूंकि Q इज इक्वल टू हो जाता है I इंटू T, सो इट विल बिकम I स्क्वायर R इंटू T, दैट वर्क डन और इक्वल्स टू हीट। ठीक है, तो ये हो गया हीट प्रोड्यूस। सो किसी भी, अच्छा इसका जो यूनिट होगा ऑफ कोर्स हीट का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किस में होगा? जूल प्रोड्यूस होता है। हीटिंग इफेक्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी हीट डिसोसिएशन पूछा जाता है, हीट लॉस पूछ दिया जाता है, हीट लॉस, हीट प्रोड्यूस्ड पूछा जाता है। ये डिपेंड करता है हीट का कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या है। देखो इसमें हीट में कोई भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है नहीं, है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया गया है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्चुअली ये आता है यहां से, स्टेटमेंट लिख देते हैं ऐसे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, है ना। तो बेसिकली ये प्रोपोर्शनल साइन डिफाइन करने के लिए बस सिर्फ है।
इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, कोई भी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, एवरीथिंग इज वेरिएबल। ओके, सो जो हीट लॉस होता है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन में पूछा जाता है, लाइक कितना हीट लॉस हुआ, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, वगैरह वगैरह। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है ना। आप आई के जगह पर वी वाला भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। ओके, तो अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिएगा, 4 पैरेलल, और अगर सीरीज कनेक्शन हुआ तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिएगा सीरीज के लिए, ठीक है। हीटिंग लॉस, हीटिंग इफेक्ट, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन वाला। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट आना चाहिए, 5-6 अप्लायंसेज आप लोग जानते हो, डेट इज हीटर, टोस्टर और क्या क्या, ये सारी चीजें आप लोग जानते हो पहले से। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद यूजेज, एप्लीकेशन ऑफ सब मटेरियल, तो इसी में आता है हीटिंग इफेक्ट में ही। अगर आप देखोगे कि बल्ब में टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आयरन के अंदर हम लोग नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों किया जाता है, तो यू नो द आंसर कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। कि बल्ब के अंदर जो होता है, एक्चुअली वी नीड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो एंड शुड बी कंडक्टिव। ओके, तो बल्ब में हम लोग कुछ वैसा ही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो होता है टंगस्टन। अब टंगस्टन क्या होता है, यहाँ से जो लाइट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर देते हैं टंगस्टन को बल्ब के अंदर। सो लाइट प्रोड्यूस्ड इज इन विजिबल रेंज, विजिबल रेंज में आता है इसीलिए। अदरवाइज क्वेश्चन ये भी हम लोग कर सकते हैं कि टंगस्टन इस्तेमाल होता है, टंगस्टन की जगह नाइक्रोम क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। सो नाइक्रोम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, रेडिएशन वो विजिबल रेंज में नहीं आता है, विजिबल रेंज में नहीं आता है, इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम ये रस्ट कम लगता है, रस्ट कम लगता है, इसलिए आयरन के अंदर टंगस्टन इस्तेमाल नहीं करते हैं, नाइक्रोम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट इज ओपन टू द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में खुला रहता है। यहाँ पर टंगस्टन इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक तो यहाँ से विजिबल रेंज निकलता है, दूसरा ये चूंकि मेटल है तो ये जल्दी जंग लग जाएगा। नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम एक एलॉय है, दिस इज एन एलॉय, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई एलॉयज आर प्रेफर्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट देन एनी मेटल, बिकॉज एलॉय जो होता है वो गर्म होने के बाद रस्ट नहीं पकड़ता है, रस्ट नहीं पकड़ता है, इसलिए। क्लियर, तो इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट, वो है पावर। पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग बट द वर्क डन बिकॉज एलॉय डू नॉट बर्न रैपिडली, ये भी ठीक है, क्योंकि वो रस्ट ही नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो बर्न नहीं करेगा। पावर, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अब चूंकि वर्क और हीट एक ही है, इसलिए आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, तो बोले टी टी कैंसल, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, या कहा जाए v इंटू आई, या कहा जाए v स्क्वायर बाई आर, ये सब एक ही फॉर्मूला है, एक ही चट्टे बट्टे, है ना। पावर का जो एसआई यूनिट है डेट इज कॉल्ड एज वॉट। जो वॉट जो है छोटा यूनिट है, इसलिए ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है किलोवाट। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। और भी जो इसका यूनिट है वो होता है एचपी, और 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट होता है पावर का यूनिट, ठीक है। पावर का जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज kWh, commercial unit of power is kWh, kilowatt hour, और 1 kilowatt hour is equal to 1 unit, is 1 unit, ठीक है। एक यूनिट का दाम है 7 रुपये या 10 रुपये, जो भी है। ये हो गया पावर। पावर को नॉर्मली हम लोग किस में डिनोट करते हैं, वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोवाट आवर हो गया, है ना।
हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर उसका रेटिंग लिखा रहता है, उसमें उसका पावर लिखा रहता है। तो रेटेड, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेटेड 1500 वाट, तो डरना मत। रेटेड का मतलब है कि जो उसके डब्बे पर लिखा गया है, जैसा उसको रेटिंग दिया गया है कि इतने वाट का है, तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट इज द एंड ऑफ द पावर, है ना। आफ्टर दैट आपका वायरिंग वाला पोर्शन रह गया है, जो कि अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया, यू कैन जस्ट रिवाइज योरसेल्फ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू एनर्जी, विथ न्यू टॉपिक एट आवर सेंटर ऑफलाइन। होप विल सी यू ऑल टुगेदर। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। किसी को डाउट होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए। रेटेड 220 वोल्ट 150 वाट का क्या मतलब है? मतलब ये देखो, इंडिया में जो कुछ भी वोल्टेज सप्लाई होता है हाउस होल्ड, वो 220 वोल्ट सप्लाई होता है, और जो आपने अप्लायंस खरीदा है वो 150 वाट का पावर कंज्यूम करता है। दैट्स इट, क्लियर? तो चलिए फिर मैं जाता हूँ, मेरा क्लास है क्लास 8 में 3:45। बाय बाय।